मुंबई की चमकती सड़कों के बीच, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और शानदार गाड़ियां अपनी कहानियां सुनाती थीं, वहां एक कोने में एक पुरानी सी बेंच पर हर रोज एक भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था रमेश। रमेश की उम्र शायद 30-35 साल रही होगी, लेकिन उसका चेहरा समय की मार से थका हुआ था। कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अनकही कहानी। लोग उसे नजरअंदाज करते, कुछ टूटे फटे नोट फेंक जाते और कुछ उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते। लेकिन एक लड़की थी जो हर सुबह बिना नागा रमेश के पास आती और उसे कुछ नोट थमाती। लड़की का नाम था अनन्या। अनन्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो नगर के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य सूर्यवंश ग्रुप की इकलौती वारिस थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, रहने को आलीशान बंगला, पहनने को महंगे कपड़े और घूमने को निजी हेलीकॉप्टर। लेकिन अनन्या की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। लोग कहते, इतनी दौलत फिर भी चेहरा उदास क्यों? अनन्या बस मुस्कुरा देती और चुप रहती। हर सुबह जब अनन्या रमेश को पैसे देती, वो सिर्फ नोट ही नहीं बल्कि एक पल की नजरों का मिलन भी होता था। रमेश उसे धन्यवाद देता, लेकिन उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वो अनन्या को कहीं पहले से जानता हो। अनन्या भी उसकी आंखों में कुछ तलाशती थी, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता था। लोग कहते, अनन्या को भिखारी पर दया आती होगी, लेकिन सच कुछ और था। एक दिन सुबह की हल्की धुंध में अनन्या रमेश के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रात भर रोई हो। उसने रमेश के सामने नोट रखे, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, रमेश, मुझ पर तरस खाओ, मुझसे शादी कर लो। रमेश चौंक गया। उसने अनन्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दर्द, डर और एक अनकही सच्चाई। रमेश ने धीरे से पूछा, अनन्या, तुम ये क्या कह रही हो? तुम अरबों की मालकिन और मैं तो सड़क का भिखारी। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मुझे बचाओ रमेश, तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी। और फिर वो चली गई, पीछे छोड़कर एक रहस्यमयी सवाल। नगर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, अनन्या पागल हो गई है। कोई कहता, भिखारी में जरूर कुछ खास है। लेकिन सच्चाई क्या थी? अनन्या क्यों चाहती थी कि रमेश उससे शादी कर ले? और रमेश, जो हर दिन चुपचाप पैसे लेता था, वो इतना खामोश क्यों रहता था? दिन बीतते गए। अनन्या अब हर दिन रमेश से मिलने आती, लेकिन अब वो सिर्फ पैसे नहीं देती थी। वो रमेश से बातें करती, उसे अपनी जिंदगी के कुछ टुकड़े सुनाती। वो बताती कि उसका बचपन कितना अकेला था, कि कैसे उसके पिता ने उसे सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह देखा। लेकिन वो कुछ छुपाती भी थी। रमेश सुनता, लेकिन कभी ज्यादा सवाल नहीं करता। उसकी अपनी कहानी भी थी, जो वो किसी से नहीं कहता था। एक रात जब नगर की सड़कें सुनसान थीं, अनन्या रमेश के पास आई। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक काला कोट पहने एक शख्स था, जिसका चेहरा साए में छुपा था। अनन्या ने रमेश को देखा और कहा, रमेश, आज रात सब कुछ बदल जाएगा, मेरे साथ चलो। रमेश ने एक पल को हिचकिचाया, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। वो दोनों उस काले कोट वाले शख्स के साथ एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़े, जो नगर के बाहरी इलाके में थी। हवेली का माहौल रहस्यमयी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और हवा में एक अजीब सी सनसनी। अनन्या ने रमेश को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, रमेश, तुम्हें सच जानना होगा, लेकिन अगर तुमने ये सच सुना तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अनन्या, मैं तैयार हूं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी जिंदगी एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी, कि उसका परिवार, उसका बिजनेस, सब कुछ एक बड़े रहस्य से जुड़ा था। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने वाली थी, कमरे की खिड़की से एक तेज आवाज आई। शीशा टूटा और अंधेरे में कुछ साए दिखाई दिए। अनन्या ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, भागो रमेश, वो हमें ढूंढ रहे हैं। रमेश और अनन्या उस हवेली से भागे, लेकिन पीछे वो काला कोट वाला शख्स और कुछ अनजान लोग उनका पीछा कर रहे थे। नगर की गलियों में, रात के सन्नाटे में एक कहानी शुरू हो चुकी थी, जिसका अंत कोई नहीं जानता था। अनन्या का रहस्य क्या था? रमेश की खामोशी के पीछे क्या छुपा था?
और वो लोग कौन थे जो इन दोनों के पीछे पड़े थे? रात का सन्नाटा, नगर की तंग गलियों में अनन्या और रमेश की भागम भाग और पीछे से आती रहस्यमयी आहटें। अनन्या का हाथ रमेश की कलाई पर कस गया था, जैसे वो डर रही हो कि अगर उसने रमेश को छोड़ा तो वो खो जाएगा। हवेली से भागते वक्त टूटी खिड़की का शीशा अभी भी उनके कानों में गूंज रहा था। अनन्या की सांसें तेज थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। रमेश, बस थोड़ा और, हमें उस गोदाम तक पहुंचना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश, जो अब तक चुपचाप भाग रहा था, ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर पूछा, अनन्या, ये लोग कौन हैं? और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? अनन्या ने जवाब देने के लिए पलटकर देखा, लेकिन तभी एक गोली की आवाज ने हवा को चीर दिया। रमेश ने अनन्या को खींचकर एक गली के कोने में छुपा लिया। अंधेरे में काले कोट वाले शख्स की परछाई दिखी, जो अब दो और लोगों के साथ था। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तुम्हें वो सच जानना होगा रमेश, मेरे पास वक्त कम है। रमेश ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी। अनन्या, अगर सच इतना खतरनाक है तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तो बस एक भिखारी हूं, रमेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वो खुद भी कोई राज छुपा रहा हो। अनन्या ने एक पल रुककर कहा, तुम भिखारी नहीं हो रमेश, तुम कभी भिखारी नहीं थे। ये सुनकर रमेश स्तब्ध रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोदाम की तरफ खींच लिया। गोदाम पुराना और जर्जर था, नगर के उस हिस्से में जहां रात को कोई नहीं आता था। अंदर घुसते ही अनन्या ने लोहे का दरवाजा बंद किया और एक पुरानी अलमारी के पीछे से एक तहखाना खोला। यहां सुरक्षित है, उसने कहा। तहखाने में हल्की सी लालटेन की रोशनी थी। दीवारों पर कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें टंगी थीं। अनन्या ने एक तस्वीर उठाई, जिसमें एक छोटा लड़का और एक औरत दिख रहे थे। उसने तस्वीर रमेश को दी और कहा, इसे देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आता है? रमेश ने तस्वीर को गौर से देखा। उसका चेहरा तन गया। ये मैं हूं? उसने हकलाते हुए पूछा। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। तभी बाहर से एक धमाका हुआ। गोदाम का दरवाजा टूटने की आवाज आई। अनन्या ने जल्दी से एक छोटा सा लॉकर खोला और उसमें से एक पेन ड्राइव निकाला। रमेश, ये तुम्हारे पास रखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे दुनिया के सामने लाना। इसमें वो सच है जो मेरे परिवार को, मुझे और तुम्हें जोड़ता है। रमेश ने पेन ड्राइव लिया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। अनन्या, तुम बार बार सच की बात करती हो, लेकिन बताती क्यों नहीं? और ये लोग कौन हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं? अनन्या ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा जोर से खुला। काला कोट वाला शख्स वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। अनन्या, तुम्हें लगता है तुम भाग सकती हो? उसने कहा। उसके पीछे दो और लोग थे, जिनके चेहरों पर नकाब थे। अनन्या ने रमेश की तरफ देखा और फुसफुसाया, रमेश, भागो, पीछे का रास्ता लो, मैं इन्हें रोकती हूं। रमेश ने हिचकिचाते हुए अनन्या को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो पीछे की दीवार की तरफ भागा, जहां एक छोटा सा रास्ता था। भागते वक्त उसने सुना, अनन्या चिल्लाई, रमेश, पेनड्राइव को बचाना, वो सब कुछ है। और फिर एक गोली की आवाज। रमेश का दिल धक से रह गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो अंधेरे में भागता रहा, पेनड्राइव को अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़े हुए। सुबह होने तक रमेश एक सुनसान जगह पर था, जहां नगर की चमक खत्म हो चुकी थी। उसने पेनड्राइव को देखा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। अनन्या का वो आखिरी चेहरा, उसकी बातें, वो तस्वीर, सब कुछ एक पहेली बन चुका था। क्या अनन्या जिंदा थी? वो काला कोट वाला शख्स कौन था? और पेनड्राइव में ऐसा क्या था जो इतना खतरनाक था? रमेश ने एक गहरी सांस ली और पेनड्राइव को अपनी जेब में डाला। उसने फैसला किया कि वो सच ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन उसकी अपनी कहानी, जो अनन्या ने अधूरी छोड़ी थी, वो क्या थी? और क्या वो सच सामने लाने से पहले खुद को बचा पाएगा? रमेश की सांसें अभी भी तेज थीं। वो उस सुनसान जगह पर बैठा था, जहां नगर की आवाजें मद्धम पड़ चुकी थीं। उसके हाथ में वो पेनड्राइव थी, जिसे अनन्या ने उसे सौंपा था।
उसकी आंखों के सामने अनन्या का चेहरा और वो आखिरी गोली की आवाज बार बार गूंज रही थी। क्या अनन्या जिंदा थी? और अगर वो जिंदा थी तो वो कहाँ थी? रमेश का मन सवालों से भरा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं दिख रहे थे। उसने पेन ड्राइव को अपनी जेब में रखा और आसपास देखा। उसे एक पुराना साइबर कैफे दिखा जो रात के वक्त भी खुला रहता था। उसने सोचा, शायद पेन ड्राइव में कुछ ऐसा हो जो उसे सच के करीब ले जाए। लेकिन जैसे ही वो कैफे की तरफ बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ साए दिखे। रमेश ने कदम तेज किए और कैफे में घुस गया। कैफे में एक पुराना कंप्यूटर था। रमेश ने पेन ड्राइव लगाई, लेकिन स्क्रीन पर एक पासवर्ड मांगा गया। उसने कई बार कोशिश की, अनन्या का नाम, उसकी तस्वीर में दिखे चेहरों से कुछ शब्द, लेकिन कुछ नहीं चला। तभी कैफे का दरवाजा खुला। रमेश ने चौंक कर देखा, वो काला कोट वाला शख्स वहां खड़ा था। रमेश, तुम्हें लगता है तुम अनन्या के खेल से बच सकते हो? उसने ठंडी आवाज में कहा। रमेश ने पेन ड्राइव निकाला और पीछे के दरवाजे से भाग निकला। लेकिन इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। गली के मोड़ पर दो लोग पहले से खड़े थे। रमेश को पकड़ लिया गया और एक काली वैन में ठूंस दिया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब पट्टी खुली तो वो एक आलीशान कमरे में था। सामने एक बड़ा डेस्क था और उसके पीछे बैठा था एक अधेड़ उम्र का शख्स, अनन्या का पिता, करण सूर्यवंश, नगर का सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून। रमेश, तुमने बहुत परेशानी खड़ी की है, करण ने शांत लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा। वो पेन ड्राइव मेरी है, उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रमेश ने उसकी आंखों में देखा। आप अनन्या के पीछे थे? उन हमलों के पीछे आप थे? करण ने हल्की सी मुस्कान दी। अनन्या मेरी बेटी है, रमेश। वो जो कुछ भी करती है मेरी मर्जी के बिना नहीं, लेकिन उसने इस बार हद पार कर दी। रमेश का दिमाग चकरा गया। अनन्या के अपने पिता के खिलाफ होने की बात, और अब करण का ये कहना कि अनएंट्रांस अनन्या उसकी मर्जी से काम कर रही थी। सच क्या था? अनन्या कहाँ है? रमेश ने गुस्से में पूछा। करण ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और रमेश को फिर से बेहोश कर दिया गया। जब रमेश की आंख खुली तो वो एक नदी के किनारे था। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन पेन ड्राइव अभी भी उसकी जेब में थी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो उठा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। कई घंटों बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक चाय की दुकान पर बैठकर उसने सांस ली। तभी एक परिचित आवाज ने उसे चौंका दिया। रमेश! वो अनन्या थी। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े फटे हुए, लेकिन वो जिंदा थी। रमेश ने उसे गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल पीछे हट गया। अनन्या, ये सब क्या है? तुम्हारे पिता, वो कह रहे थे कि तुम उनकी मर्जी से काम कर रही हो। क्या सच है? अनन्या की आंखें नम हो गईं। रमेश, मेरे पिता इस नगर के मालिक हैं, लेकिन मैं उनके गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो पेन ड्राइव, उसमें कुछ ऐसा है जो उनके साम्राज्य को खत्म कर सकता है। लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? रमेश ने पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम वही हो जिसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। तुम्हारा अतीत, वो तुम्हें भिखारी नहीं रहने देगा। रमेश ने भौहें चढ़ाईं। मेरा अतीत? अनन्या, तुम बार बार मेरे अतीत की बात करती हो, लेकिन बताती क्यों नहीं? अनन्या ने एक गहरी सांस ली। रमेश, तुम जो सोचते हो वो तुम नहीं हो। तभी दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। अनन्या ने रमेश का हाथ पकड़ा। वो फिर से आ गए। रमेश, मेरी बात सुनो। पेन ड्राइव को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, और ये लो। उसने एक कागज का टुकड़ा रमेश को दिया, जिस पर एक पता लिखा था। यहां जाओ, वो तुम्हें सच बताएगा। रमेश ने कागज लिया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। अनन्या, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे अभी अपने पिता को रोकना है, लेकिन हम फिर मिलेंगे रमेश, वादा। और वो अंधेरे में गायब हो गई, जैसे एक सपना। रमेश ने कागज को देखा। पता किसी दूर शहर का था। उसने पेन ड्राइव और कागज को जेब में डाला और सोचने लगा, अनन्या का सच, उसके पिता का खेल और उसका अपना अतीत, ये सब क्या था? गाड़ियों की आवाज नजदीक आ रही थी। रमेश ने एक आखिरी बार उस गांव को देखा और अंधेरे में गायब हो गया।
अपने पीछे अनगिनत सवाल और एक अनसुलझा रहस्य छोड़कर। अनन्या का वो आखिरी वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था, तुम वही हो जिसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। रमेश उस कागज के पते की तलाश में एक अनजान शहर की ओर बढ़ रहा था। रात का अंधेरा गहरा था और सड़कें सुनसान। पेनड्राइव उसकी जेब में थी और अनन्या की आखिरी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम वही हो जिसे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। रमेश का मन बेचैन था। उसका अतीत, जिसके बारे में अनन्या बार बार इशारा कर रही थी, आखिर क्या था? और करण सूर्यवंश, अनन्या का पिता, इतना खतरनाक क्यों था? वो उस पते पर पहुंचा, एक पुराना जर्जर घर जो शहर के बाहरी इलाके में था। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा देखकर लगता था कि वो बहुत कुछ जानता था। तुम रमेश हो? उसने पूछा। रमेश ने हैरानी से हामी भरी। अनन्या ने मुझे भेजा है, उसने कहा। बूढ़े ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी थी। बूढ़े ने अपना नाम बताया, हरि। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, रमेश, हरि ने धीरे से कहा। रमेश का दिल धक से रह गया। मेरे पिता? मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं सिर्फ सड़कों पर भटकता रहा हूं। हरि ने गहरी सांस ली और एक पुरानी तस्वीर रमेश को दी। उसमें एक जवान आदमी था जिसका चेहरा रमेश से हूबहू मिलता था। ये तुम्हारे पिता थे, रविंदर, और वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। हरि ने कहानी शुरू की। रविंदर, रमेश का पिता, कभी नगर का एक बड़ा बिजनेस टाइकून था। उसकी कंपनी प्रकाश इंडस्ट्रीज करण सूर्यवंश की कंपनी से भी बड़ी थी। करण उस वक्त रविंदर का मैनेजर था, उसका दायां हाथ। लेकिन लालच ने करण को अंधा कर दिया। उसने रविंदर को धोखा दिया, उसकी कंपनी पर कब्जा किया और एक सुनियोजित हादसे में रविंदर की हत्या कर दी। रमेश, जो उस वक्त महज एक बच्चा था, को करण ने सड़कों पर छोड़ दिया ताकि उसका कोई निशान न रहे। लेकिन अनन्या को ये सब कैसे पता? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। हरि ने कहा, अनन्या ने अपने पिता के दफ्तर में कुछ पुराने कागजात पाए। उसने सच्चाई खोदनी शुरू की और उसे पता चला कि तुम रविंदर के बेटे हो। वो पेन ड्राइव, उसमें वो सबूत हैं जो करण के काले कारनामों को बेनकाब कर सकते हैं। उसकी धोखाधड़ी, हत्या और प्रकाश इंडस्ट्रीज के कब्जे की पूरी कहानी। रमेश का सिर चकराने लगा। वो जो आज तक खुद को एक भिखारी समझता था, वो असल में एक ऐसे साम्राज्य का वारिस था जिसे करण ने छीन लिया था। तो अनन्या मुझे क्यों बचा रही है? रमेश ने पूछा। हरि ने जवाब दिया, क्योंकि अनन्या अपने पिता के गुनाहों का बोझ नहीं ढोना चाहती। वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहती है। लेकिन करण को पता है कि तुम जिंदा हो और अब वो तुम्हें खत्म करना चाहता है, जैसे उसने रविंदर को किया। तभी बाहर से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। हरि ने जल्दी से रमेश को एक पीछे के रास्ते से भेजा। जा रमेश, अनन्या तुम्हें ढूंढेगी, लेकिन पेन ड्राइव को किसी को मत देना। रमेश ने कागज और पेन ड्राइव जेब में डाले और भाग निकला। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि उसने एक परिचित साए को देखा। अनन्या थी। अनन्या की हालत पहले से भी खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। रमेश, तुम ठीक हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रमेश ने गुस्से और उलझन में कहा, अनन्या, मुझे सच पता चल गया। मेरे पिता, तुम्हारे पिता ने उन्हें मारा। लेकिन तुम मुझे और क्या छुपा रही हो? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रमेश, अभी वक्त नहीं है। मेरे पिता को पता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन एक बात और है, तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारे पिता तक नहीं है। तुम में कुछ ऐसा है जो करण को डराता है। क्या? रमेश ने झटके से पूछा। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। पेनड्राइव में सिर्फ सबूत नहीं है रमेश, उसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बदल सकता है। तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। अनन्या ने रमेश को खींचा और कहा, हमें भागना होगा, वो लोग करीब हैं। दोनों एक जंगल की ओर भागे जहां अंधेरा और घना था। अनन्या ने रमेश को देखकर कहा, रमेश, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस पेनड्राइव को एक पत्रकार तक पहुंचाना। उसका नाम है समीर। वो जानता है कि क्या करना है। रमेश ने पूछा, लेकिन तुम क्यों नहीं मेरे साथ रह सकती? अनन्या ने एक दर्द भरी मुस्कान दी। क्योंकि मेरे पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम,
तुम उनकी सबसे बड़ी गलती हो। जंगल में साए फिर से नजर आए। करण के आदमी करीब थे। अनन्या और रमेश एक चट्टान के पीछे छुपे, लेकिन अनन्या की सांसें तेज हो रही थीं। उसने रमेश की आंखों में देखा और कहा, रमेश, तुम्हारा सच सिर्फ तुम्हारे पिता तक नहीं है। तुम। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि एक तेज रोशनी उनकी तरफ आई। अनन्या ने रमेश को धक्का दिया और चिल्लाई, भागो! रमेश भागा, लेकिन उसका दिल अनन्या के लिए धड़क रहा था। पेन ड्राइव, हरी की बातें और अनन्या का अधूरा वाक्य, सब कुछ एक तूफान बन चुका था। करण का राज अब खुलने लगा था, लेकिन अनन्या का वो आखिरी राज क्या था? और रमेश का अतीत, जो उसे इतना खास बनाता था, वो क्या था? रमेश जंगल से निकलकर एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां एक पुराना ढाबा था, जहां कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे चाय पी रहे थे। रमेश ने अपने फटे कपड़ों को ठीक किया और ढाबे के कोने में बैठ गया। उसे हरी की बातें याद आ रही थीं। उसके पिता रविंदर, करण का धोखा और प्रकाश इंडस्ट्रीज का कब्जा। लेकिन अनन्या का वो अधूरा वाक्य, तुम में कुछ ऐसा है जो करण को डराता है, उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। ढाबे के मालिक ने उसे देखकर पूछा, भाई, कुछ खाएगा? रमेश ने इनकार किया, लेकिन उसने एक पुराना अखबार मांगा। अखबार में कर्ण सूर्यवंश की एक तस्वीर थी, जिसमें वो किसी चैरिटी इवेंट में मुस्कुरा रहा था। रमेश का खून खौल उठा। उसने सोचा, अगर पेन ड्राइव में वो सबूत हैं जो करण को बेनकाब कर सकते हैं, तो उसे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। उसने ढाबे के पास एक छोटा सा साइबर कैफे देखा। वो वहां गया और पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। इस बार उसने अनन्या की बातों से कुछ शब्द जोड़े, प्रकाश, रविंदर और अनन्या। पासवर्ड काम कर गया। स्क्रीन पर फाइलें खुलीं, दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ पुरानी तस्वीरें। रमेश ने एक फाइल खोली, जिसमें करण और उसके पिता रविंदर के बीच का एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें साफ लिखा था कि प्रकाश इंडस्ट्रीज का मालिकाना हक रविंदर के पास था और करण ने फर्जी कागजात बनाकर उसे हड़प लिया था। लेकिन एक और फाइल थी, जो रमेश के लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में एक औरत थी, जिसका चेहरा रमेश से मिलता जुलता था। वो एक छोटे से कमरे में थी, जिसकी दीवारें सफेद थीं और खिड़कियों पर सलाखें थीं। औरत की आंखें खाली थीं, जैसे उसका मन टूट चुका हो। वीडियो में एक आवाज थी, अनन्या की। वो कह रही थी, रमेश, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम्हें सच पता चल गया होगा। ये तुम्हारी माँ हैं, सरिता। वो जिंदा हैं। मेरे पिता ने उन्हें एक पागल खाने में कैद कर रखा है। रमेश का दिल थम सा गया। उसकी माँ, जिसे वो मरा हुआ समझता था, जिंदा थी, और करण ने उसे पागल खाने में कैद कर दिया था। वीडियो में अनन्या ने आगे बताया, पेन ड्राइव में एक पता है। वो पागल खाना शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में है। तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा रमेश, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मेरे पिता को अब तुम्हारा सच पता है। रमेश ने पेन ड्राइव निकाला और फाइल में दिया हुआ पता देखा। वो एक दूरस्थ इलाके में था, जहां नवजीवन आश्रम नाम का एक पागलखाना था। रमेश ने फैसला किया कि वो वहां जाएगा, लेकिन तभी ढाबे के बाहर एक गाड़ी रुकी। रमेश ने खिड़की से झांका। काला कोट वाला शख्स फिर से था, और इस बार उसके साथ और लोग थे। रमेश ने जल्दी से पेन ड्राइव जेब में डाला और पीछे के रास्ते से भाग निकला। वो एक ट्रक में छुपकर शहर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अनन्या की बातें याद आईं। उसने सोचा, अनन्या ने उसे क्यों चुना, और वो बार बार ये क्यों कह रही थी कि वो कर्ण की सबसे बड़ी गलती है। ट्रक जब एक सुनसान जगह पर रुका तो रमेश उतर गया। वहां एक पुराना मंदिर था, जहां वो छुपने के लिए रुका। तभी उसे एक परछाई दिखी। वो अनन्या थी। अनन्या की हालत और खराब थी। उसकी बांह पर खून के धब्बे थे और चेहरा थकान से भरा था। रमेश, तुम ठीक हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने गुस्से से कहा, अनन्या, मैंने वीडियो देखा। मेरी माँ, वो जिंदा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे डर था रमेश। अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया तो तुम सीधे मेरे पिता से भिड़ जाते और वो तुम्हें मार डालता। लेकिन अब? रमेश ने पूछा। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है। तुम्हारी माँ वो राज जानती हैं जो मेरे पिता को बर्बाद कर सकता है। लेकिन रमेश, एक बात और है। अनन्या रुक गई।
उसकी आंखों में डर था। तुम्हारी माँ के पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम्हें देना चाहती हैं, और वो तुम्हें और खतरनाक बना देगा। तभी मंदिर के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। अनन्या ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, रमेश, मेरे पास वक्त नहीं है। नवजीवन आश्रम जाओ, अपनी माँ को ढूंढो। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मेरे पिता अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारी माँ के पीछे भी हैं। अनन्या ने उसे एक छोटा सा लॉकेट दिया और कहा, ये तुम्हारी माँ का है। इसे देखकर वो तुम्हें पहचान लेंगी। रमेश ने लॉकेट लिया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। अनन्या ने फिर कहा, मैं इन्हें रोकती हूं, तुम जाओ। और वो मंदिर के बाहर की ओर भागी, जहां काला कोट वाला शख्स और उसके आदमी इंतजार कर रहे थे। रमेश ने अनन्या को रोकना चाहा, लेकिन वो पहले ही अंधेरे में गायब हो चुकी थी। रमेश ने लॉकेट को गौर से देखा। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, उसकी माँ की और एक बच्चे की, जो शायद वो खुद था। उसने पेनड्राइव और लॉकेट जेब में डाला और नवजीवन आश्रम की ओर बढ़ गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। उसकी माँ के पास ऐसा क्या था जो करण को डराता था? और अनन्या का वो अधूरा राज क्या था जो रमेश को और खतरनाक बना सकता था? रमेश नवजीवन आश्रम की ओर बढ़ रहा था, जहां उसकी माँ सरिता को करण ने कैद कर रखा था। उसकी जेब में पेनड्राइव थी, जिसमें करण के काले कारनामों के सबूत थे, और वो लॉकेट जो उसकी माँ का था। अनन्या की आखिरी बातें, तुम्हारी माँ के पास कुछ ऐसा है जो करण को बर्बाद कर सकता है, उसके दिमाग में गूंज रही थीं। रमेश जानता था कि करण कोई साधारण इंसान नहीं था। वो नगर का सबसे ताकतवर आदमी था, जिसके इशारे पर बड़े बड़े पुलिस वाले नाचते थे। फिर भी रमेश का इरादा पक्का था। उसे अपनी माँ को बचाना था और करण को उसके गुनाहों की सजा दिलानी थी। नवजीवन आश्रम एक सुनसान पहाड़ी पर था, चारों तरफ घने जंगल और सन्नाटा। रमेश ने रात के अंधेरे में आश्रम की दीवार फांदी। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। गलियारों में हल्की रोशनी और सायों की आवाजें थीं। रमेश ने अनन्या के बताए पते के हिसाब से एक कमरे की तलाश की, जहां उसकी माँ को रखा गया था। आखिरकार उसे एक ताला लगा कमरा मिला। उसने लॉकेट को गौर से देखा और उसमें छुपी एक छोटी सी चाबी निकाली, जो अनन्या ने उसे दी थी। चाबी ताले में फिट हो गई और दरवाजा खुला। अंदर एक कमजोर सी औरत बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन जब रमेश ने लॉकेट दिखाया तो सरिता की आंखों में एक चमक आई। रमेश, मेरा बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। रमेश ने उसे गले लगाया और उस पल में सारी दुनिया थम सी गई। सरिता ने रमेश को एक छोटा सा डिब्बा दिया, जो उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। ये ले रमेश, उसने कहा। इसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें करण ने तुम्हारे पिता रविंद्र की हत्या का ऑर्डर दिया था। मैंने इसे सालों तक छुपा कर रखा। रमेश ने डिब्बा खोला। उसमें एक पुराना टेप रिकॉर्डर था और उसकी रिकॉर्डिंग में करण की आवाज साफ थी, जिसमें वो अपने गुंडों को रविंदर को मारने का हुक्म दे रहा था। रमेश का खून खौल उठा। उसने सरिता से कहा, माँ, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा और करण को उसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी आश्रम के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। करण के आदमी वहां पहुंच चुके थे। रमेश ने सरिता को सहारा दिया और पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद था। वो एक छोटे से कमरे में छुप गए। वहां रमेश ने देखा कि अनन्या भी वहां थी, घायल लेकिन जिंदा। अनन्या, रमेश ने चौंक कर कहा। अनन्या ने कमजोर मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। लेकिन रमेश, मेरे पिता अब रुकने वाले नहीं। रमेश का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि करण की ताकत इतनी थी कि कोई आम इंसान उसे नहीं रोक सकता। तभी उसे एक विचार आया। उसने अनन्या और सरिता से कहा, हमें ऐसा कुछ करना होगा जो करण की सोच से परे हो। रमेश ने एक चिट्ठी लिखी, जो सीधे देश के गृह मंत्री को संबोधित थी। उसने चिट्ठी में सब कुछ लिखा, करण की हत्या, प्रकाश इंडस्ट्रीज का कब्जा, सरिता को पागलखाने में कैद करना और पेनड्राइव ऑफ रिकॉर्डिंग के सबूत। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने अंगूठे को चाकू से काटकर उसका खून चिट्ठी पर डाल दिया, ताकि गृह मंत्री को इसकी गंभीरता समझ आए। अनन्या ने एक पुराने संपर्क के जरिए चिट्ठी को गृह मंत्रालय तक पहुंचाने का इंतजाम किया। रमेश, अनन्या और सरिता तब तक आश्रम के एक गुप्त तहखाने में छुपे रहे।
हर पल डर और उम्मीद के बीच गुजर रहा था। करण के आदमी आश्रम को छान रहे थे और उनकी आवाजें तहखाने तक पहुंच रही थीं। अनन्या ने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, अगर हमें कुछ हो गया तो भी वो चिट्ठी सच को बाहर लाएगी। तहखाने की ठंडी, नम हवा में रमेश, अनन्या और सरिता सांसें रोक कर बैठे थे। बाहर करण के आदमियों की आवाजें गूंज रही थीं, जूतों की भारी छाप, धमकियों की फुसफुसाहट और धातु की खनक। रमेश का हाथ पेन ड्राइव पर था, जो उसकी जेब में अभी भी सुरक्षित था। उसने अनन्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। सरिता, जो इतने सालों तक नवजीवन आश्रम के उस छोटे से कमरे में कैद रही थी, अपने बेटे का हाथ थामे चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब सच सामने आने वाला है। अनन्या, रमेश ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि माँ के पास कुछ ऐसा है जो करण को बर्बाद कर सकता है, और तुमने मेरे अतीत की बात की कि मैं करण की सबसे बड़ी गलती हूं। अब बताओ, वो राज क्या है? अनन्या ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी बात शुरू होने से पहले ही तहखाने का दरवाजा जोर से खुला। काला कोट वाला शख्स वहां खड़ा था, उसके पीछे करण सूर्यवंश। करण की आंखों में एक ठंडी चमक थी। रमेश, तुमने बहुत दूर तक खेल खेल लिया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। वो पेनड्राइव मुझे दे दो और मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। अनन्या को तो मैं वैसे भी माफ कर दूंगा, वो मेरी बेटी है। अनन्या ने अपने पिता की तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम मुझे माफ करोगे पापा, लेकिन तुमने जो किया उसे दुनिया माफ नहीं करेगी। रमेश ने पेनड्राइव को अपनी मुट्ठी में और कस लिया। तुमने मेरे पिता को मारा, मेरी माँ को कैद किया और मेरी जिंदगी छीन ली। ये पेनड्राइव तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। करण ने एक कुटिल मुस्कान दी। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मैं इस नगर का मालिक हूं। लेकिन तभी बाहर से सायरनों की आवाज गूंजी। करण का चेहरा पीला पड़ गया। अनन्या ने रमेश की तरफ देखा और फुसफुसाया, चिट्ठी? वो काम कर गई। गृह मंत्रालय तक पहुंची चिट्ठी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। रमेश के खून से सनी उस चिट्ठी ने अधिकारियों को हिला दिया था। गृह मंत्री ने तुरंत एक विशेष पुलिस टुकड़ी को नवजीवन आश्रम भेजा था। करण के आदमियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आश्रम को घेर लिया। करण ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और काला कोट वाला शख्स रमेश की तरफ बढ़ा, लेकिन अनन्या ने रमेश के सामने खड़े होकर उसे रोका। पापा, बस करो, ये सब खत्म हो चुका है। करण ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए पछतावा झलका, लेकिन वो पछतावा जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसने अपने आदमी को हुक्म दिया, पेन ड्राइव लाओ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी पुलिस की टुकड़ी तहखाने में घुस आई। काला कोट वाला शख्स और करण के बाकी आदमी हथियार डालने को मजबूर हो गए। करण को हथकड़ी पहनाई गई। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम जीत गए रमेश, लेकिन ये सच तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगा। रमेश ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपनी माँ और अनन्या को गले लगाया। पुलिस ने रमेश, अनन्या और सरिता को सुरक्षित बाहर निकाला। पेनड्राइव और टेप रिकॉर्डर को सबूत के तौर पर ले लिया गया। अगले कुछ हफ्तों में करण सूर्यवंश के खिलाफ केस चला। पेनड्राइव में मौजूद दस्तावेज, कॉल रिकॉर्डिंग और सरिता की गवाही ने करण के काले कारनामों को दुनिया के सामने ला दिया। रविंद्र की हत्या, प्रकाश इंडस्ट्रीज का कब्जा और सरिता को पागलखाने में कैद करने की साजिश, सब कुछ बेनकाब हो गया। करण को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सूर्यवंश ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रमेश को प्रकाश इंडस्ट्रीज का मालिकाना हक वापस मिल गया। उसने अपनी माँ सरिता को एक शांत और सम्मानजनक जिंदगी दी। अनन्या, जो अपने पिता के गुनाहों का बोझ ढो रही थी, ने रमेश के साथ मिलकर कंपनी को फिर से खड़ा करने का फैसला किया। लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने प्रकाश इंडस्ट्रीज को एक ऐसी संस्था में बदला जो गरीबों और हाशिए पर जीने वालों की मदद करती थी। रमेश ने अपनी सड़कों वाली जिंदगी को याद रखा और फैसला किया कि वो उन लोगों के लिए काम करेगा जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। एक शाम जब रमेश और अनन्या अपने नए ऑफिस की छत पर बैठे थे,
नगर की चमकती रोशनी उनके सामने थी। रमेश ने अनन्या से पूछा, तुमने उस रात कहा था कि मेरा अतीत सिर्फ मेरे पिता तक नहीं है, कि मुझमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पिता को डराता था। वो राज क्या था अनन्या? अनन्या ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। रमेश, कुछ राज सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो हमें जीने की ताकत देते हैं। तुम करण की सबसे बड़ी गलती थे, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने सच को बचाया, अपनी माँ को बचाया और मुझे भी। शायद यही वो राज था, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा दिल। रमेश ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सवाल अभी भी बाकी था। उसने अनन्या का हाथ थामा और कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन अगर वो राज कभी सामने आया तो तुम मुझे बताओगी ना? अनन्या ने हंसकर कहा, वादा। और वो दोनों मुंबई की रोशनी में खो गए, एक नई शुरुआत के साथ। लेकिन रमेश के मन में वो अनसुलझा सवाल अभी भी कहीं गूंज रहा था। मुझमें ऐसा क्या था जो करण को डराता था? शायद वो राज कभी सामने आए, या शायद वो हमेशा एक रहस्य बना रहे।